कर ली बच्चों? एनएमआर में क्या क्या चीजें हम लोगों ने स्टडी कर दी अब तक? मैम लास्ट टर्म पे तो वो पीक बताया था आपने, कितने पीक आएंगे और कितना एरिया वगैरह आएगा। हाँ, कि नंबर ऑफ पीक्स जितनी ज्यादा है उसका मतलब उतने टाइप्स के हाइड्रोजन हमारे पास कंपाउंड में हैं। हाइड्रोजन के लिए हम लोग वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं प्रोटॉन ना, उतने ही हमारे पास हाइड्रोजन होंगे, उतने ही तरीके के हाइड्रोजन होंगे, इक्वलेंट नॉन इक्वलेंट हाइड्रोजन। और जितने ज्यादा पीक का एरिया होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इक्वलेंट हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, ये बात हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट टर्म पे, तो समझ में आ गया था आप लोगों को? समझ में आ गया था? इसमें एग्जाम्पल जो हम लोगों ने करे थे समझ में आए थे? यस मैम। है ना, जैसे मैंने आप लोगों से बताया, जैसे कि एक मिनट, ये व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है? यस मैम। व्हाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना? तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए थे कि CH3 CH2OH है, तो कितनी पीक्स देगा CH3 CH2OH? 3 मैम। 3 देगा। मैम। तो 3 देगा, तो उसके लिए हम ऐसे बनाते हैं ना, ये पीक जो हो गई है वही CH3 के लिए, ये हो गई CH2 के लिए, तो ये हो गई OH के लिए। तो इस तरीके से इट विल गिव 3 सिग्नल्स, है ना। अगर बेंजीन की बात करते हैं तो मैंने क्या बताया था कि बेंजीन में कितना देगा? बेंजीन में के सिंगल पीक इस तरीके से देगा, सिंगल पीक देगा, है ना। CH3O CH3 की बात करें तो कितनी पीक्स देगा? CH3O 1 देगा, है ना। और ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स इसमें थे, जैसे ये था CH3CBr2 CH3, ये दिख रहा है ना। तो ये वाला एग्जांपल कराए थे मैंने, ये वाला एग्जांपल्स यस मैम। करा दिए थे। यस मैम। ठीक है, हाँ, तो ये जैसे ये कंपाउंड था तो इसमें भी एक जैसे ये है, तो CH3 एक ही पिक सिंगल पिक देगा। यहाँ पर भी क्या है, ये भी A और A ये दोनों एक जैसे हैं, दीज आर द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, और ये हमारा डिफरेंट हाइड्रोजन हो गया, है ना, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ, Cl अटैच्ड है ना। सेम वे यहाँ पर क्या है, ये B है ये A है, क्योंकि इसके साथ क्या है, Cl अटैच्ड है, डिफरेंट हो गया। इट विल गिव, it has two different kind of protons A and B, we get two NMR signals। तो आप इसकी लैंग्वेज देख रहे हैं क्या लिखी हुई लैंग्वेज, तो इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी एग्जाम में आता है तो। ये ऐसे पूछ लिया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, हो सकता है एग्जाम में आपको स्ट्रक्चर ना दिया हो, आपको आइसोप्रोपिल क्लोराइड नाम से दिया हो, तो आपको स्ट्रक्चर बना करके आपको देखना पड़ेगा और ABC लिखना पड़ेगा। गिव 2 NMR सिग्नल्स, ये 2 NMR सिग्नल देगा ना। और ये कितने देगा, ये सिंगल सिग्नल, एक ही सिग्नल देगा ये। ठीक है, उसके बाद नाउ कम्स टू द पोजीशन ऑफ द सिग्नल्स, केमिकल शिफ्ट, इसको कहते हैं केमिकल शिफ्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना बच्चों? स्क्रीन शेयर हो रहा है? केमिकल शिफ्ट दिख रहा है? हाँ, तो यहाँ पर है अब केमिकल शिफ्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एनएमआर में। केमिकल शिफ्ट में क्या होता है बच्चों कि जैसे कि कोई कंपाउंड है, उसको हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो उसमें स्प्लिटिंग होती है
और फिर जब हम एक फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसीज को सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है, फिक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी सप्लाई करते रहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, यही कर बताया था ना मैंने लास्ट टाइम पे कि हमारे पास अगर दो वेरिएबल फैक्टर्स हैं, फ्रीक्वेंसी भी है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डिक्रीज इंक्रीज करेंगे और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको हम फिक्स कर देते हैं। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं तो फिर वो एब्जॉर्प्शन देता है, ठीक है, फिर वो एब्जॉर्प्शन देता है। इतनी बात समझ में आई? तो हमको पीक देगा। जैसे सपोज करो मैं फिर से यहाँ पर आपको बताती हूँ इस बात को। यहाँ पर ये फील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, समझ लेना क्योंकि इसमें लिखना मेरे लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। SERNG, तो ये ठीक है, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पर है, दिस इज फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक्सटर्नल फील्ड जो हम वैल्यू लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ है ये, और यहाँ पर क्या है, वो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोज करो यहाँ पर वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज करो किसी कंपाउंड को यहाँ पर इस जगह पर आकर के एब्जॉर्प्शन देता है, पीक देता है, मतलब इतनी फील्ड आपने लगाई, बहुत ध्यान से सुनना कि केमिकल शिफ्ट क्या है, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। इतनी फील्ड आपने जब फील्ड स्ट्रेंथ लगाई तब उसने एब्जॉर्प्शन दिया, ठीक है। सपोज करो ये हमारा ये 1 है, ये 2 है, 3 4 ये 5, ठीक है। सपोज करो कि 5 पर वो एब्जॉर्प्शन देता है, मतलब एक मैं ऐसे ही नॉर्मल डेटा लेके बता रही हूँ। कोई आपका न्यूक्लियाई है, कोई प्रोटॉन है, कोई कंपाउंड है, वो यहाँ पर आकर के आपको एब्जॉर्प्शन देता है इतनी फील्ड स्ट्रेंथ लगाने पर। अब क्या होता है कि अब इसमें आ जाता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट होता है अप फील्ड शिफ्ट या डाउन फील्ड शिफ्ट। अप फील्ड शिफ्ट का मतलब क्या हो गया कि अब जो कंपाउंड था जिसको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देना चाहिए था, इस पॉइंट पर आकर के वो इस पॉइंट पर एब्जॉर्प्शन ना दे करके वो आगे जाकर के यहाँ पर जाकर सपोज को एब्जॉर्प्शन दे रहा है, यहाँ पर जाकर दे रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके दे रहा है 7 पे। मतलब कि हमने जब ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाई तब उसने एब्जॉर्प्शन दिया, देना चाहिए था यहाँ पर, दिया उसने यहाँ पर। अब किस भी रीजन से दिया उसके बारे में डिस्कस अभी हम लोग करेंगे। पहली बात समझ लो कि इस कंपाउंड को यहाँ पर 5 पर एब्जॉर्प्शन देता था मगर उसने दे दिया अगर 7 पर, मतलब कि इसने ज्यादा फील्ड जब हमने लगाई तब इसने एब्जॉर्प्शन दिया। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं अप फील्ड शिफ्ट, अप फील्ड या हाई फील्ड शिफ्ट, ठीक है। शिफ्टिंग हो गई, शिफ्टिंग मतलब कि भाई होना चाहिए था यहाँ पर, ये दे रहा है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं, इस केमिकल शिफ्ट को बोलते हैं अप फील्ड या हाई फील्ड। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? अप फील्ड शिफ्ट या हाई फील्ड शिफ्ट, है ना, इस केमिकल शिफ्ट को बोलते हैं। कब? जब मैंने कहा कि कंपाउंड था उसको 5 पर देना चाहिए था एब्जॉर्प्शन। 5 क्या चीज है? फील्ड स्ट्रेंथ। जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगा रहे हो इतने पर उसका एब्जॉर्प्शन देना चाहिए था मगर दे रहा है यहाँ पर आकर के दे रहा है। अब क्यों दे रहा है उसका रीजन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब अभी यहाँ पर क्या हो गया, इतने पर एब्जॉर्प्शन दे रहा है, 5 से 7 पर शिफ्ट हो गया, तो ये इसको बोलते हैं हाई फील्ड शिफ्ट या अप फील्ड शिफ्ट। इसको ऑपोजिट करते हैं कि कंपाउंड था इसको यहाँ पर एब्जॉर्प्शन देना चाहिए था मगर दे रहा है कहाँ पर, दे रहा है यहाँ पर 3 पे आकर एब्जॉर्प्शन दे रहा है, तो इसको बोलते हैं लो फील्ड शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? लो फील्ड शिफ्ट या डाउन फील्ड शिफ्ट, बोलते हैं इसको डाउन फील्ड शिफ्ट। तो मतलब अगर इधर शिफ्टिंग हो गई तो उसको बोलते हैं डाउन फील्ड या लो फील्ड, यहाँ पर शिफ्टिंग हो गई तो बोलते हैं अप फील्ड या हाई फील्ड। इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट होना। ये हो गया अप फील्ड और हाई फील्ड, या ये लो फील्ड और डाउन फील्ड शिफ्टिंग हो रही है। अब इसका रीजन समझो कि रीजन क्यों ऐसा हुआ। कि क्या होता बच्चों कि जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन रहता है ना, न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन रहता है, और उसके बाहर क्या है, ये ऑर्बिट है ना, बाहर क्या है, सब ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट पे कौन रहते हैं, ऑर्बिट पे कौन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना। तो ये यहाँ पे ना अब शेप बन भी नहीं पाती है। ये न्यूक्लियस है और ये सपोज करो ऑर्बिट है, ठीक है। ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है और अंदर एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर मैं प्लस चार्ज लगा दे रही हूँ, अंदर एक प्रोटॉन है, ठीक है। बहुत ध्यान से इस फिनोमेना को सुनिएगा कि ये अंदर एक प्रोटॉन है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहता है, ये भी अपनी स्पिन पे लगातार रोटेट करता रहता है, साथ में इस पूरे ऑर्बिट पे भी चक्कर लगाता रहता है ना, अपनी स्पिन पे भी रोटेट कर रहा है और ऐसे भी पूरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सेम अंदर जो प्रोटॉन है वो भी अपनी स्पिन पे लगातार रोटेट ऐसे ऐसे कर रहा है। तो अब क्या होता है, मैंने आपको बताया वो बच्चों की जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। तो प्रोटॉन से डेवलप तो हो ही रही है और साथ में इलेक्ट्रॉन से भी तो डेवलप होगी। इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, न्यूक्लियस के बाहर है, मगर क्योंकि वो मूव कर रहा है तो इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। इस इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है इसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, इसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड, इससे जो डेवलप हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ रही बात बच्चों, बात समझ में आ रही है, यस ठीक है। मैम। अब आपने क्या करा, बाहर से अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो, आपने अपने इस कंपाउंड को कहाँ पे रखा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। बाहर से क्या लगाई आपने, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई हुई है। आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई है, किसके लिए लगाई है, ताकि वो प्रोटॉन तक पहुंच पाए और इसकी में जो डीजनरेसी है, मतलब जो एनर्जी लेवल है जो भी स्प्लिट नहीं हुए वो स्प्लिट हो जाए, इसकी डीजनरेसी स्प्लिट हो जाए, इसलिए आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं ना। और जितनी ज्यादा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उतनी ज्यादा इसके अंदर स्प्लिटिंग होगी, है ना। यही चीज आपने करी हुई यहाँ पर। कोई बच्चा की क्लास में आना चाहता है क्या, क्यों 10-25 पे ऐड होना चाहते हैं महक श्रीवास्तव। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, ठीक है। और अब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जितनी वैल्यू आपने लगाई है उतनी वैल्यू एक्चुअली में प्रोटॉन तक नहीं पहुंच पाती। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन आप वैसे बहुत ध्यान से समझेंगे कि क्या होता है, क्योंकि बीच में आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, क्योंकि वो भी लगातार घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है, और उससे भी अपनी क्या फील्ड डेवलप हो रही है, इसको बोलते हैं हम लोग इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन की, वो क्या कर सकती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है। इंक्रीज इन द सेंस कैसे इंक्रीज करेगी, कि जितनी वैल्यू आपने सप्लाई करी है उतनी वैल्यू एग्जैक्ट आपके प्रोटॉन को नहीं मिल पाती, या तो उसको बढ़ी हुई वैल्यू मिलती है या उसको कम वैल्यू मिलती है, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर एक इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है जिसकी वजह से एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई है। तो वो क्या कर सकता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को शील्ड भी कर सकता है और रीइंफोर्स भी कर सकता है। शील्ड कर देना मतलब रोक देना कि इतनी वैल्यू यहाँ तक ना पहुंचे, उसके लिए क्या करेगा, ये शील्ड कर देगा, इसको बोलते हैं शील्ड कर देना, ठीक है। और या क्या कर सकता है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है, तो इंक्रीज कर देगा तो हम बोलेंगे रीइंफोर्स कर दिया,
ठीक है। तो अब क्या हुआ कि सपोज करो ये जो आपका प्रोटॉन है उसको अगर 5 की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी तब वो एब्जॉर्प्शन देता था। आपने यही करा ना कि यहाँ पर 5 की वैल्यू मिलती तो एब्जॉर्प्शन देता था। अब आपने 5 की वैल्यू उसको यहाँ पर लगा दी, मगर क्या हो गया, बीच में प्रोटॉन ने इस वैल्यू को कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया, इसको बोलते हैं शील्ड कर दिया। तो शील्ड कर देने से क्या होगा कि अब आपने तो वैल्यू 5 की लगाई मगर इस तक 5 नहीं पहुंची, इस तक जो वैल्यू पहुंची वो 3 पहुंच रही है, तो 3 पे तो एब्जॉर्प्शन ये देगा नहीं। तो आपने इसकी वैल्यू को 6 किया, इसकी वैल्यू को आपने बढ़ाया तो इस तक वैल्यू 4 पहुंची, है ना। जब आपने इसकी वैल्यू को 7 कर दिया, जब आपने 7 यहाँ पर दे दिया, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए। तो अब आपने क्या करा, बढ़ाते 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 अब आपने क्या करा, यहाँ पर 7 की वैल्यू आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इसको देनी शुरू करी, तब इस तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 तक इसको पहुंचेगी। अब 5 मिल जाएगी इसको, अब एब्जॉर्प्शन दे देगा, अब एब्जॉर्प्शन दे देगा। मगर आपने कितनी फील्ड लगाई, आपने 7 लगाई, तब इसने एब्जॉर्प्शन दिया, इसलिए इसको बोलते हैं अप फील्ड शिफ्ट या हाई फील्ड शिफ्ट। रीजन क्या हुआ, क्योंकि बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ गया है इसने इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर दिया है, डिक्रीज कर दिया। आप ऐसे एग्जाम्पल से समझे कि आपके पापा ने सपोज करो आपके लिए कुछ पॉकेट मनी फिक्स करी, ठीक है, 100 रुपीज आपने फिक्स करी कि भाई हम 100 रुपीज हम देंगे इस बच्चे को, या 200 वॉट एवर, जो भी आपकी पॉकेट मनी पापा ने आपको फिक्स करी, इतना देने को फिक्स किया। आपकी मम्मी बीच में है, आप यहाँ पर सपोज करो आप हो ये, ठीक है, आप ये प्रोटॉन हो, आपके पापा यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और आपकी मम्मी यहाँ पर बीच में इलेक्ट्रॉन का काम कर रही है। आपकी मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं इतने पैसे बच्चे को नहीं देने चाहिए, बच्चा हमारा बिगड़ जाएगा। तो जितनी वैल्यू पापा ने दी थी उतनी आप तक नहीं पहुंच रही, क्योंकि क्या हो गया, बीच में आपकी मम्मी ने शील्ड कर दिया, है ना। सेम वे यहाँ पर भी देखो, ऐसी केमिस्ट्री को अपने से जोड़ कर समझो तो समझ में आ जाएगा। अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगाई, आपने 7 की वैल्यू आपने 5 की वैल्यू दी, क्योंकि 5 पर एब्जॉर्प्शन देना चाहिए इसको, तो 5 आप वैल्यू दे दो, तो 5 इस तक पहुंचेगी नहीं। पहुंचेगी क्यों नहीं, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन आ गया। ये बीच में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है ये क्या कर सकता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रीइंफोर्स भी कर सकता है और शील्ड भी कर सकता है। अगर उसने शील्ड कर दिया, शील्डिंग कर दी, तब क्या होगा, आपने 5 की वैल्यू लगाई तो 5 नहीं पहुंचेगी, उस तक 3 पहुंची सपोज करो। अब आपने उसकी वैल्यू को 6 किया तो उस तक 4 पहुंची, जो आपने 7 वैल्यू आपने करा तब तक इसका 5 पहुंची। एब्जॉर्प्शन तो इसको 5 पर देना था, एब्जॉर्प्शन तो दे दिया, मगर आपने कितनी फील्ड लगानी पड़ी, 7 की फील्ड आपने लगाई, तब इसने एब्जॉर्प्शन दिया। तो इस शिफ्टिंग को बोलते हैं अप फील्ड शिफ्ट या हाई फील्ड शिफ्ट। और ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग कौन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शील्ड कर रहा है, ठीक है। और किस अलग अलग कंडीशन में बच्चों अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं, कब वो शील्ड करेगा, कब वो डी शील्ड करेगा, वो हम लोग एक दूसरा फैक्टर है, मगर पहले आप इतना मोटा मोटा इतना समझ लें आप। दूसरी चीज आती है कि जिसमें हम लोग लो फील्ड या डाउन फील्ड शिफ्ट करेंगे, उसमें क्या होता है कि आपने सपोज करो, स्टूडेंट्स आवाज आ रही मेरी, यस मैम, यस मैम, चीज समझ में आ रही है, जी मैम। अब देखिए यहाँ पर दूसरे केस में क्या हो रहा है कि आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 3 लगाई, ठीक है, और 3 लगाई आपने, और जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था उसने इस वैल्यू को क्या कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया। आपने वैल्यू 3 लगाई यहाँ पर, मगर इस प्रोटॉन तक वैल्यू मिल गई 5, क्योंकि आप इसने जो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूज मैग्नेटिक फील्ड थे उसने इसको क्या कर दिया, डी शील्ड कर दिया। शील्ड नहीं किया, डी शील्ड कर दिया। शील्डिंग का ऑपोजिट होता है डी शील्ड, डी शील्ड कर दिया, या कह सकते हैं इसकी वैल्यू को रीइंफोर्स कर दिया। रीइंफोर्स मींस इंक्रीज कर दिया, इसकी वैल्यू को रीइंफोर्स कर दिया, डी शील्डिंग हो गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपने जैसे 3 की फील्ड लगाई, इसको 5 की मिल गई, 5 की मिलते ही इसे एब्जॉर्प्शन दे दिया। मगर आपने कितनी फील्ड लगाई, आपने तो 3 की लगाई ना, तो 3 पे एब्जॉर्प्शन हो गया,
होना चाहिए था 5 पर, मगर हो गया 3 पे, क्योंकि उस तक तो 5 की वैल्यू पहुंच गई। तो इस इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डी शील्डिंग बोलते हैं। और इस शिफ्टिंग को बोलते हैं लो फील्ड या डाउन फील्ड शिफ्ट, लो फील्ड या डाउन फील्ड शिफ्टिंग। और इस फिनोमेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डी शील्डिंग इफेक्ट। डी शील्डिंग इफेक्ट ये केमिकल शिफ्ट का ही पूरा पार्ट है। केमिकल शिफ्ट 2 टाइप्स की हो सकती है, अप फील्ड और डाउन फील्ड। अप फील्ड कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन जो बीच में आता है उसकी इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को शील्ड कर दे। शील्ड कर देने से क्या होता है, जितनी वैल्यू आपने बाहर से लगाई उतनी वैल्यू उस तक नहीं पहुंचेगी, तो आपको वैल्यू और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब उस तक वैल्यू पहुंचेगी। तो आपने वैल्यू को इंक्रीज करा, तो इसको बोलते हैं अप फील्ड। तो अप फील्ड कब होता है, जब शील्डिंग हो जाती है। तो शील्डिंग हो जाने से क्या होता है, अप फील्ड। ये कौन सा हो गया, शील्डिंग से हो गया। ये शील्डिंग से हो गया, ठीक है। और ये जो आपकी आ रही है, जो डाउन फील्ड शिफ्टिंग हो रही है, ये किससे हो गया, डी शील्डिंग से। दिस इज डी शील्डिंग। डी शील्डिंग से क्या हो रहा है, डाउन फील्ड। डी से डी याद रखना, डाउन फील्ड और डी शील्डिंग, ठीक है। और शील्डिंग से क्या हो जाएगा, अप फील्ड या हाई फील्ड शिफ्टिंग होगी। इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट होना। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई, नहीं आई तो पूछो, क्योंकि इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, एग्जाम में पूछते हैं। मैं ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, यस मैम। समझ में आई बच्चों बात, नहीं आई तो पूछ लो फिर से, तो फिर से एक्सप्लेन कर दो। आ गई मैम। किसी को कोई भी डाउट हो तो उसको पूछो। सत्यम, यस मैम। क्या समझ में आया, शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या होती है। मैम शील्डिंग में अप फील्ड इफेक्ट होता है और डी शील्डिंग में डाउन फील्ड इफेक्ट। क्यों हो जाता है डाउन फील्ड और क्यों हो जाता है अप फील्ड। मैम इलेक्ट्रॉन्स के इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। हाँ, क्योंकि आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई है वो इसलिए लगाई है कि जो अंदर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसकी डिजेनरेसी स्प्लिट कर जाए, मतलब डिफरेंट मैग्नेटिक एनर्जी लेवल्स बन जाए। और डिजेनरेसी स्प्लिट हो जाएगी, उसके बाद जितना ज्यादा आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, उसमें स्प्लिटिंग उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, है ना। मतलब कि लोअर से हायर के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाए, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उसको उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी लोअर से हायर में फ्लिप करने के लिए, है ना। तो अब आपने तो फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया कि आप इतनी एनर्जी दोगे, तब आपको उस हिसाब से क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को घटाना बढ़ाना है कि उतना स्प्लिटिंग हो जाए जिसमें वो क्या करे, आपकी जो आप गिवन फ्रीक्वेंसी है उसको एब्सॉर्ब कर ले, है ना। तो अब आपने जब क्या करा है कि आप फील्ड स्ट्रेंथ लगा रहे हो, ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, कम लगाओगे तो कम स्प्लिटिंग होगी, ऐसा आप कर रहे हो। तो मगर अब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो लगाई, मगर वो वैल्यू एक्चुअली में प्रोटॉन तक नहीं पहुंच पाती। अब जैसे गवर्नमेंट ने कोई स्कीम लगाई है, हम लोगों तक बिल्कुल वही सब तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि बीच में कई लोग आ जाते हैं ना, बीच में उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मतलब चेंज हो जाती है वैल्यूज। तो ना सेम वे के बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ गया है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, वो ऑर्बिट में है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी लगातार मूव कर रहा है। मूव करने से क्या हो जाता है, उससे भी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड कैन रीइंफोर्स द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और इट कैन शील्ड द वैल्यू ऑफ, है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो शील्ड भी कर सकता है और रीइंफोर्स भी कर सकता है। रीइंफोर्स को दूसरा वर्ड यूज करते हैं डी शील्डिंग करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन ने बीच में वैल्यू को क्या कर दिया,
शील्ड कर दिया, तो शील्ड करने से क्या हो जाता है, आप फील्ड शिफ्ट हो जाता है, क्या इसको बोलते हैं केमिकल शिफ्टिंग। अब फील्ड शिफ्टिंग क्यों हो जाती है, क्योंकि जितने में उसे एब्जॉर्प्शन देना था उतने में एब्जॉर्प्शन नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उस तक वो वैल्यू ही नहीं पहुंच पा रही है। तो आपने जब ज्यादा वैल्यू दी तब उस तक वो वैल्यू पहुंची। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई आपका कंपाउंड था, वो न्यूक्लियाई था, प्रोटॉन था, वो 5 फील्ड पर एब्जॉर्प्शन देता था। 5 फील्ड पर जब उसको मिलती थी तब वो क्या करता था, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता था और वहां पर आपको एब्जॉर्बेंस के वजह से वहां पे एक सिंगल पीक आ जाती थी। तो अभी क्या हो गया कि जब आप 5 पर आपने फील्ड दी आपने, तो 5 पर उसे एब्जॉर्प्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई, क्योंकि भाई जरूर से क्या हो रहा है, बीच में इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। तो अब आपने जब 6 की आपको स्ट्रेंथ दी तब उस तक क्या पहुंचा, तब उस तक 4 की वैल्यू पहुंची। जब आपने 7 आपने वैल्यू उसको दी तब उसको जाकर 5 की वैल्यू मिली। जब 5 की वैल्यू मिली और 5 उसको एब्जॉर्प्शन देना था, अब उसे एब्जॉर्प्शन दिया। मगर आपने कितनी वैल्यू बढ़ाई, आपने तो सिर्फ 7 की फील्ड स्ट्रेंथ लगाई, तब उसने एब्जॉर्प्शन दिया। ठीक है, तो इस जो शिफ्टिंग हो रही है, दिस शिफ्टिंग इज नोन एज केमिकल शिफ्ट और यू कैन से अप फील्ड शिफ्ट। और इन अ सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रीइंफोर्स कर दे, बढ़ा दे, तो जितना आपने कम वैल्यू दी और प्रोटॉन तक ज्यादा वैल्यू पहुंच गई। आपने 3 की वैल्यू लगाई, उस तक 5 पहुंच गई। तो अब आप तो क्या करोगे, वहां पर जब पीक आएगी तो वो दिखाओगे ना 3 पर पीक आ रही है, होना चाहिए तो 5 पर आ रही है, 3 पर, क्योंकि उसको तो 3 की वैल्यू आपने लगाई और 5 उसको मिल गई थी। बिकॉज क्या कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू रीइंफोर्स हो रही है। तो इस तरीके की शिफ्टिंग को बोलते हैं डाउन फील्ड शिफ्ट। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर केमिकल शिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और इस पर अभी मैं फिर से नोट्स आपको शेयर करती हूँ। अब उसकी लैंग्वेज समझो, पढ़ो, और नहीं समझ में आया तो पूछो मुझसे। The position of the signals chemical shift, this tells us about the electronic environment of each kind of proton, है ना। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट बताता है। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट मतलब कि प्रोटॉन के आसपास इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार के हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डी शील्ड भी कर सकता है और शील्ड भी कर सकता है ना। The position of the signals help us to know the kind of protons, whether they are aromatic, aliphatic, primary, secondary, tertiary, benzylic, vinylic, acetylenic, or adjacent to halogen or to other atoms or groups. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बच्चे, अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बता रही हूँ आपको कि जैसे बेंजीन है, बेंजीन के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब अब एक जगह पर फिक्स ही नहीं रहते, सर्कुलेट करते रहते, तो ये शील्ड तो नहीं कर पाएंगे प्रोटॉन को। शील्ड वही कर पाएगा जो एक जगह पर फिक्स रहेगा। वो क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, शील्ड कर देगा। अब जो लगातार खुद ही अपनी जगह पर मूव कर रहा है, अपनी जगह से लगातार मूव कर रहा है, तो वो शील्ड नहीं कर पाएगा। तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्या करेगा, रीएनफोर्स करेगा। तो बेंजीन के केस में क्या होती है, वैल्यू रीएनफोर्स हो जाती है। तो रीएनफोर्स हो जाने से क्या हो जाएगा, वहां पर डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो बेंजीन में डाउन फील्ड शिफ्ट होता है। रीजन क्या है, या इसको बोलते हैं डी शील्डिंग या डाउन फील्ड शिफ्ट। रीजन क्या मैंने बताया है, क्योंकि बेंजीन में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई इलेक्ट्रॉन कैसे है, वो भी लगातार रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। आपको पता है बेंजीन का स्ट्रक्चर में कैसे वो स्ट्रक्चर होता है, कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो ना। उसमें क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं वहां पर। तो मूव करने की वजह से वहां पर आपको वहां पर शील्डिंग का फिनोमेना ना करके डी शील्डिंग का फिनोमेना आ जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को रीइंफोर्स कर देते हैं। In the case of induced magnetic field of circulating pi electrons about nearby nuclei, this field may oppose or reinforce the applied magnetic field on the protons depending upon the location of the proton. जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो reinforce भी कर सकते हैं, oppose भी कर सकते हैं, मगर डिपेंड करता है उनकी लोकेशन क्या है। If the induced field oppose the applied field, the proton is shielded as before, and if the induced magnetic field reinforces the applied magnetic field felt by the proton, is reinforced and proton is said to be de-shielded. तो बेंजीन के केस में क्या होगा, डी शील्डिंग हो जाएगी। इधर देखिए, फॉर एग्जाम्पल इन बेंजीन
The induced field of circulating pi electrons means ring current reinforces applied field at the aromatic protons and these protons get deshielded. मगर अब एसिटिलीन के केस में देखो क्या हुआ, एसिटिलीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन है, मगर एसिटिलीन में आपके क्या है वो पाई इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि इनको कोई मूव करने की जगह ही नहीं है। जबकि बेंजीन के केस में आप देखते हैं ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल में ऑल्टरनेट होते हैं, कॉन्जुगेशन होता है, तो वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एसिटिलीन के केस में कहीं मूवमेंट की कहीं जगह नहीं है, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं ये क्या कर देते हैं, प्रोटॉन को शील्ड कर देते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन में भी थे, पाई इलेक्ट्रॉन एसिटिलीन में भी है, तो एसिटिलीन में मूवमेंट की कहीं जगह नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये शील्डिंग हो जाएगी। तो अगर एसिटिलीन के केस में जो फिनोमेना आप देखोगे वहां पे डी शील्डिंग का फिनोमेना देखोगे, डी शील्डिंग हो जाएगी बिकॉज ऑफ द, क्यों डी शील्डिंग हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट डिक्रीज द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, डिक्रीज कर देगा तो क्या हो जाएगा, डी शील्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और डी शील्डिंग से क्या हो जाएगा, सॉरी डी शील्डिंग नहीं होगी, इसमें शील्डिंग ही होगी, इसमें शील्डिंग होगी, मैंने इसका बता दिया मिथाइल क्लोराइड का। तो एसिटिलीन के केस में क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर रहे अपनी जगह पर तो क्या करेंगे, वो शील्ड करेंगे, है ना। जब शील्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शील्डिंग से क्या हो जाता है, अप फील्ड शिफ्ट हो जाती है, डाउन फील्ड शिफ्ट हो जाती है, बताइए। शील्डिंग से मैम अपफील्ड हो जाती है। अपफील्ड हो जाती है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपफील्ड शिफ्टिंग हो जाएगी शील्डिंग से एसिटिलीन के केस में। मगर अगर मिथाइल क्लोराइड की बात करें, ये थर्ड केस है, मिथाइल क्लोराइड का तो थर्ड केस है। मिथाइल क्लोराइड की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो क्या है कि क्लोरीन है CH3Cl, तो Cl क्या होता है जो बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो Cl क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, बिकॉज क्लोरीन एटम बीइंग स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इट विल क्या करेगा, इट विथड्रॉज इलेक्ट्रॉन इन द विसिनिटी ऑफ द प्रोटॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, प्रोटॉन से दूर कर देगा, जब प्रोटॉन से दूर हो जाएंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी, शील्ड हो जाएंगे, डिशील्ड हो जाएंगे, हम डिशील्ड डिशील्ड हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, सॉरी क्लोरीन ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। तो हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन क्या था, वहां पर जो प्रोटॉन था वो क्या हो गया, डीशील्ड हो गया। जब डीशील्ड हो गया तो डीशील्डिंग से आपको पता है कि डाउन फील्डिंग शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई यहाँ पर, क्योंकि ये जो यहाँ पर लाइन लिखी हुई थी, this tells us about the electronic environment of each kind of proton, कि प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा है वो कैसे पता चलता है कि जो वहां पर है कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, बेंजिलिक है, विनाइलिक है, एसिटिलिनिक है। अब जैसे आपने देखा कि CH3Cl लगा हुआ है, मतलब विनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका डी शील्डिंग हो जाएगी। अगर आपका एरोमेटिक लगा हुआ है, बेंजीन लगा हुआ है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, वहां पर डी शील्डिंग हो जाएगी, है ना। अगर एसिटिलीन लगा हुआ है तो वहां पर क्या हो जाएगी, शील्डिंग हो जाएगी। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं इनकी वजह से शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट्स आते हैं। तो दिस टेल्स अस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट। इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और हम पूरे एनएमआर में पढ़ किसके बारे में रहे, प्रोटॉन के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो प्रोटॉन के बाहर जो इलेक्ट्रॉन है उनका एनवायरनमेंट कैसा है वो हमको बताता है पोजिशन ऑफ द सिग्नल, जिसको बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। This tells us about the electronic environment of each kind of protons. The position of the signals helps us to know the kind of protons, whether they are aromatic. This is very very important line. Whether they are aromatic, the kind of proton कि किस प्रकार का proton है, वो aromatic है, aliphatic है, primary है। और proton word किसके लिए यूज कर रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वहां पर कैसा है, एरोमेटिक है, एलिफेटिक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। क्योंकि सबके ग्रुप्स के अपने अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको 3 या 4 एग्जांपल देके बता दिया, जैसे बेंजीन का मैंने बताया, एसिटिलीन का बताया, विनाइलिक ग्रुप का बताया, मतलब CH3Cl ग्रुप का बताया। तो ये सब डिफरेंट आपके फिनोमेना होते हैं, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट्स electrons circulate and produce magnetic field,
magnetic field. Its electrons circulate and produce magnetic field known as induced magnetic field. इसको बोलते हैं induced magnetic field. फिर से बात लिख दिया ना शायद, produce magnetic field. ठीक है, known as induced magnetic field. These induced magnetic field of electron at the proton get oriented in such a way so as to oppose the applied magnetic field. The field felt by the proton is diminished in this way and the proton gets shielded. ठीक है, अगर उसको क्या कर दे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को अपोज करेगा तो क्या हो जाएगा, शील्डिंग हो जाएगी. और अगर रीएनफोर्स कर देगा, देखो यहाँ पे रीएनफोर्स कर दे तो उसको बोलेंगे डी शील्डिंग. ठीक है, तो कंपेयर्ड विद द नेकेड प्रोटॉन, नेकेड प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा प्रोटॉन जिसके बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऐसा तो होता नहीं है भाई, प्रोटॉन अगर है न्यूक्लियस तो बाहर तो इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा. कंपेयर्ड विद द नेकेड प्रोटॉन, द शील्डेड प्रोटॉन विल देयरफॉर नीड अ हायर और स्ट्रॉन्गर अप्लाइड फील्ड. ठीक है, तो ये क्या होगा, नेकेड प्रोटॉन का मतलब क्या होगा कि अगर ऐसा प्रोटॉन ऐसा जिसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिसके बाहर कोई इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो जितनी भी फील्ड आप लगाओगे उतनी ही सेम फील्ड प्रोटॉन तक पहुंचेगी. मगर एक्चुअली में ऐसा हो नहीं पाता. जब आपने फील्ड लगाई तो उतनी एक्चुअल वैल्यू प्रोटॉन तक नहीं पहुंचती बिकॉज ऑफ द शील्डिंग एंड डीशील्डिंग इफेक्ट. इसीलिए यहाँ पर लाइन लिखी है, कंपेयर्ड विद द नेकेड प्रोटॉन द शील्डेड प्रोटॉन विल देयरफॉर नीड अ हायर और स्ट्रॉन्गर अप्लाइड फील्ड टू गिव द पर्टिकुलर इफेक्टिव फील्ड. पर्टिकुलर इफेक्टिव फील्ड लाइन किसके लिए आ रही है, मैंने कहा ना कि जैसे कोई प्रोटॉन है वो 5 पर आपका एब्जॉर्प्शन देता है, 5 पर देना चाहिए, मगर 5 पर ना दे करके वो दे रहा 3 पर या 7 पे जा करके, है ना. तो 5 पे देना चाहिए मगर दे रहा है 3 और 7 पे बिकॉज ऑफ द शील्डिंग और डीशील्डिंग इफेक्ट. तो इसीलिए वहां पर लिखा है कि therefore need a higher or stronger applied field to give the particular effective field for absorption to occur to produce an absorption signal, or in other words it absorbs a field. The shielded proton needs only a small applied field, that is lower field, to give an absorption signal, that is absorbs down field. The shielding shifts absorption to the right of field and shielding shifts absorption. यहाँ पर डी शील्डिंग होना चाहिए. Shielding shifts absorption to the right of field and de-shielding shifts absorption to the left. Such shifts in the position of NMR absorptions due to shielding and de-shielding of proton by induced magnetic field of electron is known as chemical shift. This is the definition of the chemical shift. This is very, very important. और टेट्रामिथाइलसालीन नाम का जो कंपाउंड है वो एज अ रेफरेंस हम कंपाउंड यूज करते हैं एनएमआर सिग्नल्स के लिए. क्यों करते हैं, ये हाई स्टडीज की बात है. अब इतना ही जान लो कि केमिकल शिफ्ट कैन बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू एनएमआर सिग्नल ऑफ सम सैचुरेटेड कंपाउंड सच एज टेट्रामिथाइलसालीन. टेट्रामिथाइलसालीन नाम का जो कंपाउंड होता है उसको एज अ रेफरेंस कंपाउंड हम मान करके और कंपाउंड की स्टडी करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया शील्डिंग डीशील्डिंग. इसमें किसी को कुछ भी डाउट हो, बच्चों नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है और थोड़ी सी समझने वाली चीज है. तो जिनको नहीं समझ में आया तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, आप पूछ सकते हो कि मैम इस चीज में नहीं समझ में आई है. मैम आप बोलिए. मैम जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है और इलेक्ट्रॉन का जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उसको रीइंफोर्स करता है यानी बढ़ा देता है तो उसको मैम शील्डिंग बोलते हैं. नहीं, उसको डी शील्डिंग बोलेंगे. अगर वैल्यू को बढ़ा दिया उसने तो फिर डी शील्डिंग होगी ना. शील्डिंग क्यों है, शील्ड मतलब तो रोकना. अच्छा, मैम उसको अप हील बोलेंगे ना. जब डी शील्डिंग हो गया तो डाउन फील्ड चला गया ना. फिर तो अगर डी शील्डिंग हो रहा है तो डाउन फील्ड चला गया. भी वैसे याद करने का तरीका तो आप ऐसे कर सकते हो कि डी से डी याद कर सकते हो कि डाउन फील्ड और डी शील्ड.
स्पेलिंग ठीक दोनों है की मैम। डी से स्टार्ट हो रही है ना, वैसे समझने के तौर पे तो मैं आपको समझा ही रही हूँ। पर डाउन ठीक फील्ड है मैम। अगर है तो डी शील्डिंग है, डी शील्डिंग की वजह से। और अप फील्ड अगर हो रहा है तो वो शील्डिंग की वजह से हो रहा है। शील्डिंग में क्या हो रहा है, वो रोक दे रहा है, जितनी आप वैल्यू दे रहे हो उतनी उसको पहुंच नहीं रही है, इसलिए आपको ज्यादा वैल्यू लगाओगे तब उसको कम पहुंचेगी। तो ठीक सपोज है करो मैम। जैसे हम मुझे आपको सपोज करो 100 रुपीज देने हैं, ठीक है, मैं आपको 100 रुपीज देना चाहती हूँ, मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हूँ और आप प्रोटॉन हो, ठीक, सपोज करो तुम प्रोटॉन हो और मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हूँ। मैं जब आपको 100 रुपीज दूंगी तब आप कुछ भी जैसे सामान, सपोज करो चॉकलेट है, ठीक है, तुम चॉकलेट लेने जाओगे, अगर आपको मैं 100 रुपीज दे दूं तो आप चॉकलेट लेने जाओगे, ठीक है। अगर 100 रुपीज नहीं मिलेंगे, उससे ये कम ज्यादा मिलेंगे तो आप नहीं जाओगे, आपके पास है कि जब मुझे 100 रुपीज मैम देंगी मैं तभी चॉकलेट लेने जाऊंगा। अब बीच में आपका नाम क्या बेटा? मैम कपिल। कपिल है ना, कपिल को मुझे 100 रुपीज देने तभी वो जाएगा। बीच में क्या हो गया, सत्यम अग्रहरी आ गए। सत्यम अग्रहरी इज बिहेविंग लाइक अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के तरीके से है। ये क्या कर रहे हैं कि जितनी मैं 100 रुपीज दे रही हूँ और मैं सीधे आप तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ, कि बीच में सत्यम अग्रहरी का प्लेस पड़ता है, तो वो कहते हैं कि मैम मैं दे दूंगा कपिल देव को, मैं 100 रुपीज दे दूंगा। तो मगर हो सकता है कि बीच में इन्होंने क्या करा, मैंने तो 100 दिया मगर आप तक 90 पहुंचा, आप तक 90 पहुंचा, ठीक है। सत्यम अग्रहरी बीच में इन्होंने क्या कर दिया, शील्डिंग कर दिया, शील्डिंग कर दिया, उतनी वैल्यू आप तक नहीं पहुंची, तो आप तो भाई चॉकलेट लेने नहीं जाओगे क्योंकि आप तक तो 90 पहुंचा। अब ये बात मुझे जब पता चली तो मैं समझ गई कि बीच में सत्यम अग्रहरी जो है वो अपना कमीशन कर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम मैंने क्या करा, मैंने 110 दिया आपको, 110 पहुंचाने को कहा मैंने सत्यम को, तो आप तक 100 पहुंचा, ठीक है। तो मेरे पास से कितना निकला, मेरे पास से तो 110 रुपया निकला ना, तब आपने एब्जॉर्प्शन दिया है ना। तो अब क्या हो गया, शिफ्टिंग क्या बोलेंगे हम लोग, ज्यादा वैल्यू दी हमने तब आप तक पहुंची, तो आप हम बोलेंगे आपको कि आपकी अपफील्ड शिफ्टिंग हो गई, अपफील्ड। आपको 100 में निकल जाना चाहिए था घर से चॉकलेट खरीदने, मगर आपको 110 रुपए जब मिले तब आप खरीदने गए, क्योंकि आप तक तो 100 ही पहुंचा ना, तो उसको बोलेंगे हम लोग अपफील्ड शिफ्टिंग। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि मैं सत्यम अग्रहरी जो है बहुत अच्छे बच्चे हैं, तो जब मैंने कहा कि भी 100 रुपीज में कपिल देव को मिलेंगे तभी वो बाहर चॉकलेट खरीदने जाते हैं, ठीक है। मैंने सपोज करो आपको 90 रुपीज ही दिए सत्यम अग्रहरी को, मैंने कहा कि भाई इसको कपिल देव को पहुंचा देना, तो वो सत्यम जानते हैं कि कपिल तक जब तक 100 रुपीज नहीं मिलेंगे तब तक ये घर से बाहर चॉकलेट खरीदने नहीं निकलेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि मुझसे 90 तो लिए और अपने 10 और लगा करके आपको दे दिए, तो मेरी जेब से तो 90 गए ना, तो मैं तो कहूंगी भाई 90 में आपने ऑप्शन दे दिया। तो मगर बिकॉज ऑफ द बीच में जो इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसने क्या करा, वैल्यू को रीएनफोर्स कर दिया, वैल्यू को बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा कि भाई उसने तो वैल्यू को बढ़ा दिया, मगर मैंने क्या करा, भाई मेरी जेब से तो कम ही पैसा गया था, तो मैं तो कहूंगी भाई आपने 90 रुपीज पे ही आपने एब्जॉर्प्शन दे दिया। तो 90 रुपीज का एब्जॉर्प्शन दे दिया, मतलब कि ये डाउन फील्ड शिफ्टिंग हो गई कि 90 पर ही हो जा रहा। दूसरे केस में क्या हो रहा था, 110 पर हो रहा था, तो उसको बोल रहा था अप फील्ड, उसको कह रहे डाउन फील्ड शिफ्टिंग। अभी कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम आ गया। किसी को कोई भी डाउट हो तो बच्चों पूछो उसको। सत्यम समझ में आ गया? यस मैम पूरा आ गया। आ गया, तुम्हारा एग्जाम्पल लेके दिया मैंने, इसे समझ में आ गया। और और सब, गुफरान, प्रशांत, शालिनी, मुस्कान, यस मैम। यस आ मैम। गया? यस मैम आ गया। शील्डिंग डीशील्डिंग है ना, दिस इज केमिकल शिफ्ट। देखो जो एनएमआर में केमिकल शिफ्ट इंपॉर्टेंट होता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स इंपॉर्टेंट होता है, कि कंपाउंड का नाम दे दिया, आप पूछा बताओ कितने सिग्नल्स है आए, इसमें मेन ये चीजें पूछी जाती है, ठीक है। तो मैम उसमें तो वही 8 पढ़ना है ना जो आप भेजी हैं, जो नोट्स देखो में है 8। जितना मैं पढ़ा रही हूँ, मैं तो वही उतना ही सफिशिएंट है ना आपके लिए, जितना मैं पढ़ा रही हूँ। मैं कोई भी चीज आपको सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ाऊंगी और कोई भी चीज सिलेबस से कम नहीं पढ़ाऊंगी, जो सिलेबस में है उतना ही पढ़ाऊंगी, उतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम।
तो चलिए फिर कुछ और भी इसमें बाकी रह गया क्या? फिर इंटेंसिटी और हाइट और एरिया ऑफ द सिग्नल तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। जैसे ये एग्जांपल है CH3 CH2H, है ना, इट्स ABC, इनका पीक का एरिया का रेशियो क्या होगा 3:2:1। ये 3 एक जैसे हैं, ये 2 एक जैसे हैं, एक जैसा है ना, इन विच हाइट्स ऑफ द कर्व शोज अ रेशियो ऑफ 3:2:1। यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पर बताना चाहिए था, यहाँ पे बना इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे ड्रॉ मुझसे हो नहीं रहा था। फिर नेक्स्ट आता है स्पिन स्पिन कपलिंग एंड स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। इसको तुम लोग छोड़ दो क्योंकि इतना फिर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स पे मत जाओ, फिर वो तुम लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। इतना ही काफी आप लोगों के लिए, ठीक है। एरिया एंड पोजीशन ऑफ द सिग्नल एंड नंबर ऑफ सिग्नल्स 3। फोर्थ वाला स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स नहीं पढ़ा रही आप लोगों को, इतना ही काफी है NMR स्पेक्ट्रम में आपके लिए। ये मेन है, बेसिक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरीके से आपको NMR स्पेक्ट्रल बच्चों कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। 5 यूनिट्स कंप्लीट हो गए ना आप लोग की? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट यूनिट किसकी है बच्चों, कुछ याद है सिलेबस में? चलिए देख लीजिएगा, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। नोट्स मैम हाँ, इसके नोट्स में शेयर कर दूंगी, ठीक है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।